बच्चों में आप कहेंगे ऐसे ब्रश करो वैसे ब्रश करो, बच्चों को सबसे आसान अगर मैं ये ब्रश यूज करूं तो जैसे जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा सेवन करते हैं आप नोटिस करेंगे कि उनका मुंह कम खुलता है या गाल में अंदर टाइट फील आता है। ये कैंसरस कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज की एश्योरिटी है कि हाँ अब इनको कैंसर होना ही होना है। आजकल बहुत लोगों का शौक है टीथ वाइटनिंग का, ये कंपलसरी? नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और आज हमारे साथ हैं बेतिया के मशहूर डेंटल अंकित कुमार, जो कोतवाली चौक पे हैं और ये काफ़ी चीज़ों को बारीकी से काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है डेंटल इश्यूज़ के बारे में जो लोगों को पता नहीं होता है, बहुत डीपली चीज़ें होती हैं। उस चीज़ों को हम सर से जानेंगे और चीज़ों को समझ के सर के थ्रू आपके पास पहुँचाना चाहेंगे। तो नमस्कार सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, हमारे साथ में टाइम दिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो स्टार्टिंग अभी हम लोग करेंगे मेनली डेंटल प्रॉब्लम से, जो डेंटल कैविटीज़ होती है मेनली दांतों में, तो क्यों होती है और कैसे होती है, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा बताना चाहें? पहले तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकेत है। मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन हूँ 10 साल से बेतिया में, और आज इस पॉडकास्ट के मीडियम से हम लोग कुछ बेसिक डेंटल चीज़ें जो आम लोग समझ पाए उसको डिमिथ करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि डेंटल कैविटी या डेंटल खोड़ीला जो आम भाषा में बोलते हैं वो कैसे होता है। तो अगर कोई कहे कि हाँ आज के बच्चे चॉकलेट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं इसलिए उनको कैविटीज ज्यादा होती है, तो मेरा मानना है कि हमारे टाइम मतलब हमने तो बच्चों को मिट्टी खाते तक देखा है। तो बट मुझे याद है कि बहुत पहले ना, जब दादा या नाना जी लोग के घर घर पे आवाज आती थी सुबह सुबह कुल्ला करेंगे ऐसे जैसे मतलब पूरा घर गूंज रहा होगा। हाँ। तो वैसे लोग 60-70 एज तक एक आध दांत कहीं शायद ना हो या कोई दिक्कत हो, अदरवाइज सारे दांत अच्छे रहते थे उनके। तो मेरा यही मानना है कि आप कुछ भी खाएं, लेकिन अगर उसका अंश मुंह में नहीं रहता है तो वो आपको कैविटी नहीं होने देगी। चॉकलेट की बात है, चीनी की बात है, हमारे टाइम या हमसे और पहले वाले लोग गुड़ खाते थे, तो गुड़ तो और चिपचिपा होता है, चीनी से तो ज्यादा ही होता है। हाँ। तो कैविटी होने का सबसे पहला कारण है खाने का अंश अगर मुंह में रह जाता है। अब बच्चों से अगर शुरू करें कि बच्चों में ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है। उसका कारण कहीं ना कहीं घर की माँ जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। जैसे बच्चा अगर सोता है और माँ फीड करती है बच्चे को, और बच्चा सो चुका है तो फीड करने के बाद बच्चा सोया हुआ है, तो सुबह तक बच्चा रात को सोया और सुबह तक उसके मुंह में उस दूध का अंश रहता है। और ये नेचुरल बात है कि हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिसके चलते वो बैक्टीरिया उस दूध को, वो दूध उस बैक्टीरिया के लिए खाना हो गया, उसको यूज करके मुंह में एसिड बना, और एसिड दांत पे वही असर करता है जो तेजाब असर करता है एक शंख पे, वो उसको धीरे धीरे गलाने लगता है। दांत का बाहरी परत बहुत ही मजबूत होता है, बट चूंकि वो धीरे धीरे गलने लगता है और गलने के साथ साथ वो रुखड़ा हो जाता है, जिसके चलते खोड़ीला होता है। तो ये चीज हम अगर ध्यान देंगे कि बच्चे माँ जो है, बच्चा अगर दूध पीता है, दूध पीने के बाद सो गया है या सोते में ही दूध पिया है, तो एक कपड़ा, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, उस पर नॉर्मल पानी या अगर कोई माउथ वॉश है लेके उसको ओठ के अंदर लगा के उसको अगर पोंछ देंगे तो मुझे लगता है इससे ही काफी फर्क पड़ेगा बच्चों के कोई कैविटीज होने के चांसेस में। स्पेशली मतलब ये है कि हमें दांतों की सफाई टाइम टाइम करते रहना चाहिए, और जो चीज़ें होती है जैसे बच्चों में आप बता रहे हैं कि उनकी उंगली से सफाई कर देनी चाहिए, या फिर जो बड़े बच्चे उनको कुल्ला करा देनी चाहिए, तो उससे कैविटीज नहीं होगी, है ना? जैसे खाना का अंश अगर नहीं रहता है तो वो कैविटीज नहीं होगी। बड़े बच्चों में अगर आप एक चम्मच चीनी देंगे किसी को और एक चिपचिपी कैंडी देंगे, कोई भी कैंडी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट अगर आप एक कैंडी देंगे तो जो स्टिकी होगी, तो वो बच्चे जिसमें वो स्टिकी वाली कैंडी वो ज्यादा खाएंगे और बाद में अगर साफ नहीं कर पाते हैं, वर्सेस वो बच्चे जिसमें चीनी आप डायरेक्ट दे रहे हैं, उन दोनों में मेरा मानना है कि जिस स्टिकी वाली चीजें हैं जो बच्चा खा रहा है उनमें कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। हमारे मुंह में जो लार बनती है, सलाइवा बोलते हैं जिसको, उसकी भी वही
कैपेसिटी होती है कि वो चीजों को धुलते रहे, लेकिन चिपचिपी चीजों के साथ ये इशू आता है, जिससे कैविटीज मतलब होने के टाइम पे वो उनका जो फ्लशिंग एक्शन है वो पूरा पूरा नहीं हो पाता है। ओके, जो कैविटीज है वो कितना डेंजर है हमारे मसूड़ों के लिए? मैं सबसे पहले ये मतलब एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आपका मुंह आपके शरीर का आईना होता है। ओके। ये लाइन बहुत लाइट लगती है सुनने में, लेकिन बहुत फैक्ट है। अगर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुंह का हिस्सा अलग है आपके शरीर से। आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो, आपके मुंह से बहुत हद तक पता चल सकता है। आपके ब्लड में कोई इशू हो, आपकी जीभ से, आंखों से, बहुत चीजों से पता चल सकता है। क्यों जरूरी है मुंह का देखभाल या दांतों का देखभाल? वो इसलिए क्योंकि दांत हमारी शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो खुद से ठीक नहीं होता है। अगर मेरी हड्डी टूट गई, जैसे क्रिकेट खेलने में मेरी उंगली टूटी थी, बट मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा चोट है, कुछ दिन बाद थोड़ी कम बंद होती है, बस यही प्रॉब्लम है। तो ये टेढ़ी ही जुड़ गई, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था इसके लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये शायद टूटी भी हो सकती है। ठीक है, तो हड्डी टूटने के बाद टेढ़ी जुड़ जाती है। अगर मेरे स्किन पे कोई कट है और हम कुछ भी नहीं करते, वो स्किन जुड़ जाएगी। लेकिन कैविटी अकेली चीज है शरीर में जो होने के बाद वो खुद से ठीक नहीं होती है। ये रिवर्सिबल नहीं होता है। आप कितना भी टूथपेस्ट, माउथ वॉश यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो इसलिए इसका देखभाल जरूरी होता है। और न ही सिर्फ ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये एक डेफिनेट स्पीड से थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है। मान लीजिए आपको कैविटी हो गई और उसके बाद आपकी हाइजीन अच्छी है, तो उसके बढ़ने की स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन कभी ना कभी आपको ट्रीटमेंट लेनी ही है, ये अनिवार्य है, अदरवाइज वो चीज प्रोग्रेस होती है। कैविटीज है, इसकी कितने टाइप की ट्रीटमेंट होती है? कैविटीज की बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, डिपेंडिंग कि वो किस स्टेज पे है। बट बहुत आम भाषा में एक कैविटी होती है जो सिर्फ एक सुई की नोक बराबर होती है, तो वहाँ पे पिट एंड फिशर सीलिंग करते हैं हम लोग। वहाँ पे जस्ट उसको बिना कुछ साफ किए, जस्ट उसको स्टरलाइज करके, जैसे हम लोग लेजर से थोड़ा सा उसको स्टरलाइज करके उसके ऊपर एक परत डाल देते हैं। तो वो परत डालने को फिलिंग ना कह के पिट एंड फिशर सीलिंग कहते हैं, क्योंकि वो फिलिंग से भी पहले का स्टेज है। उसमें फायदा ये होता है कि अब मान लीजिए कोई कैविटी एक सुई की नोक जितना छोटा कैविटी है, तो उसको कहीं से तो खाना चाहिए, बैक्टीरिया को खाना चाहिए। तो अगर हम उसको क्लीन करके ऊपर से मतलब डेटॉल लगा के, आप ऐसे कह लें कि उसको डेटॉल लगा के ऊपर से उसको ढक देंगे, तो उसको खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा जब उसको, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो उसकी एक्टिविटी, वो रहेगा वहीं, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो ये पिट एंड फिशर सीलिंग इसको बोलते हैं। ये पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेज है जब आपको कभी कभार थोड़ी बहुत सेहरन होने लगती है, इसको कैविटी बोल सकते हैं। इस स्टेज में नॉर्मली इस ऐसे टूथ की फिलिंग होती है, फिलिंग से ये ठीक हो जाता है। ये एक बार आने वाला प्रोसीजर है। फिर जब ये कैविटी उस टूथ के नर्व्स को अफेक्ट करती है, तब ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट में चेंज हो जाती है। बट एक कैविटी के शुरुआत होने से उसके रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक पहुंचने में कम से कम साल से 2 साल का टाइम लगता है। तो अगर कोई हर 6 महीने या 8-9 महीने में एक बार चेक कराता है, भले ही उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप बड़ी ट्रीटमेंट से बच सकते हैं और जस्ट एक फिलिंग जैसी रेगुलर ट्रीटमेंट करा के आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और एक्सपेंडिचर में भी आप कम रह सकते हैं। मुझे जैसे कैविटीज हुआ था, तो मेरा जो कैविटीज था वो काफी मतलब बड़ा था और उसमें होल ज्यादा थी, और मैं इस साइड से खा भी नहीं पा रहा था, मतलब कुछ नहीं एक्टिविटी नहीं थी मेरी साइड। तो मुझे उसको डायरेक्ट निकलवाना पड़ा था। ठीक है। तो वो जो मुझे निकाले थे वो, तो उसमें मुझे लगता था जो दांत होती है उसकी जो लास्ट वाली होती है, वो अगर थोड़ी सी रह जाती है या फिर वो अगर टूट जाती है अंदर, तो फिर डेंजर हो जाता है। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में जिसके चलते जैसे आपका टूथ रिमूव हुआ, उस तरह अगर एक टूथ है और उसका कोई पार्ट अगर अंदर रह जाता है, तो फिर ये सर्जिकल कॉल होती है आपके डॉक्टर की, कि अगर उसको निकालने के लिए मुझे बहुत मेजर
ट्रीटमेंट की जरूरत है, मान लीजिए सर्जिकली उसको निकालने की हाँ, जरूरत है, और आपके डॉक्टर को नहीं लगता है कि उससे आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो रहने दे सकते हैं, बशर्ते आपके डॉक्टर आपको ये इन्फॉर्म करते हैं। ओके। हाँ जी। जो दिन में ब्रश करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए? 1 बार या 2? ब्रशिंग का भी रिलेशन उसी से है कि हम्म। आपके मुंह में कुछ फंसना नहीं चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। बट आइडियल 2 बार अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, बट ब्रशिंग करना 2 बार चाहिए। ब्रशिंग कैसे करना चाहिए ये बहुत जरूरी है समझना। कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए? ब्रशिंग का एक बहुत जनरल आइडिया दे देते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ये होता है, तरीका होता है। बच्चों में आप कहेंगे ऐसे ब्रश करो वैसे ब्रश करो, बच्चों को सबसे आसान अगर मैं ये ब्रश यूज करूं तो आप लेके बच्चों को, और इसमें उनके पेरेंट्स का बहुत रोल आता है कि आप उनको सर्कल बनाना सिखाएं। अगर 1.5-2 साल के बच्चे हैं, उनको आप कहें एक ब्रश उनके माता पिता में जो भी है एक ले लें और बोले कि बड़ा बड़ा सर्कल बनाओ ऐसे, और सर्कल बनाते बनाते आप छोटा छोटा सर्कल बनाओ, और बच्चों को यही सिखाएं आप कि सर्कल बनाने हैं मुंह के अंदर। तो इससे एक फन एक्टिविटी भी हो जाती है और बच्चे क्लीन भी कर लेते हैं। दूसरी चीज मुझे जो लगता है, एटलीस्ट मतलब मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूँ कुछ टाइम, दिल्ली भी रहा हूँ, सब जगह देखिए हम ना ब्रश को ऐसे पकड़ते हैं। हाँ। ये बड़ा गलत तरीका होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में ज्यादा फोर्स लगाते हैं। आप सबसे पहले एक गोल्डन रूल बना लीजिए कि हमने ब्रश पकड़ना है जैसे हम पेन या पेंसिल पकड़ते हैं ऐसे। ओके। क्योंकि अगर आप खुद पकड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे इसके इस ऐसे रेदर देन ऐसे। तो ऐसे पकड़े आप तो आप नेचुरली जरूरत से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। अब दांत की जो बाहरी परत होती है वो होती है इनेमल। इनेमल को सबसे मजबूत हिस्सा कहा जाता है दांत का, हड्डी से भी ज्यादा। बट आप इसको ऐसे समझें कि आज मैंने ऐसे हार्ड ब्रश की, आज कुछ नहीं हुआ, कल ब्रश की कुछ नहीं हुआ। बट यही चीज हम रोज करते हैं तो आपका इनेमल उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर है वहां वो घिसने लगता है। इसको इसका मतलब हम लोग वो अभी तक जो ब्रश कर रहे हैं वो रॉन्ग वे है। देखिए रॉन्ग नहीं कह सकते हम, क्योंकि ऐसे पकड़ने में फोर्स ज्यादा लग रहा है। ओके। बट आप कितना फोर्स लगा रहे हैं और मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ उसी मेथड से ये वेरी कर सकता है। तो इजियर वे के लिए मैंने बोला कि आप पेंसिल जैसा पकड़े। बट अगर आप ऐसे भी पकड़ रहे हैं और आप ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, इनेमल घिस जाता है अगर आप रोज रोज हार्ड ब्रश करते हैं तो इसका सिग्नल कैसे पता चलेगा? आपकी ब्रश कुछ दिन, जो ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे होते हैं कुछ दिन बाद फूल बन जाएंगे, है ना, वो ऐसे कॉलीफ्लावर जैसा हो जाएगा, पत्ता गोभी जैसा हो जाएगा। तो जिसका भी ये ऐसा, जिनको लगता है कि उनके ब्रशेस जल्दी खराब होते हैं या तुरंत फैल जा रहे हैं, वो ये सिग्नल ले सकते हैं कि हाँ मैं हार्ड ब्रश कर रहा हूँ। तो वैसे में सबसे आसान चीज जो है, आप पेन जैसा ब्रश पकड़ें और जो बच्चों को सिखाया है सर्कल, और या फिर सबसे आइडियल जो होता है आप अपना ब्रश लें और ये अगर मेरा मसूड़ा है, ये ऊपर के दांत हैं, तो हमेशा मसूड़े से दांत की तरफ ऐसे, मतलब ऐसे आपको, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना घर में, बहारना बोलते हैं जिसको, आप इसको ऐसे ब्रश करें। नीचे के दांत है तो नीचे से ऊपर ब्रश करें। ये एक बहुत जनरल तरीका और बहुत आसानी से समझने वाला तरीका है। हम सोचते हैं कि दांत पे कुछ दाग हो गया, उसको रगड़ रगड़ के हम साफ कर रहे हैं, वो दाग शायद साफ हो ना हो, बट आपका दांत का इनामल जरूर घिस रहा है और आपकी दांत की लाइफ कम हो रही है। कम हो रही है। लोगों को ये भी देखा गया है कि कम एज में भी दांत निकल जाती है। बिल्कुल। तो उसके क्या रीजन होते हैं? कम एज में दांत निकल जाते हैं मतलब निकलवाना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक वो दांतें टूट जाती है। तो सर दांत टूटने के मल्टीपल कारण होते हैं। अब जिसमें से मेजरली 2 होता है कि जैसे खेलने में चोट लगना, और दूसरा होता है कैविटी। एक दांत, जैसे मैंने बताया कि आज आप कोई दांत को, अगर आपका, जैसे आपकी बात करें तो वो दांत जब आपको निकलवाना पड़ा, उस स्टेज पे आने के 1-1.5 साल पहले से आपको कुछ ना कुछ वहां तकलीफ जरूर होगी। तो उस दौरान अगर आपने चेक नहीं कराया है तो वो कई बार क्या होता है कि 2 दांत है, एक ये दांत है और एक ये दांत है, ये दोनों अगल बगल हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर कैविटी होती है तो बाहरी नॉर्मल आई से आपको नहीं दिखेगा,
वैसे में आपके सिम्टम्स होंगे कि हाँ, मैं जब भी कुछ साग खाता हूँ या कुछ मांसाहारी खाता हूँ तो यहाँ फंसता है, या फिर कभी लगता है कि यहाँ का मसूड़ा सूज गया है, आपको फील होता है, या बार बार कभी कभी इतना ही लगेगा कि यहाँ जीभ जा रहा है बार बार मेरा। हाँ। तो ये सब सिग्नल होती है, शरीर सिग्नल जरूर देती है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। सिहरन थोड़ी बहुत होती है तो हम कोई टूथपेस्ट सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं। जितने की सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आती है उतने में ही आपके डॉक्टर का कंसल्टेशन भी आ जाएगा। आप आपके डॉक्टर को मिले और एक बार रीजन जरूर जाने कि हाँ क्यों हो रहा है ये, और फिर उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन का जवाब यही है कि अंदरूनी कोई भी कारण है जिसके चलते आपको वो शिकायत आ रही है। अब उस शिकायत को हमने दो गोली खा के इग्नोर कर दी, या सेंसोडाइन जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट हैं वो यूज करके आप आप अगर उसको डिले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर कैविटी बढ़ते जाएगी और आपको ये चीज प्रॉब्लम आते जाएगी। ओके, हेल्दी दांत के लिए हमें किस टाइप की जो टूथपेस्ट होती है वो यूज करनी चाहिए? इसका कोई सही जवाब नहीं है, बट बहुत एक जनरल आइडिया मैं दे सकता हूँ कि आपको कोई भी टूथपेस्ट जो यूज करें, आप हम जैसे करते हैं, मेरी भी आदत थी बिफोर बिकमिंग अ डेंटिस्ट कि हमने पेस्ट लगा के ब्रश करा, पानी से कुल्ला करके सारा कुछ थूक दिया। अब वो पेस्ट जो है उसमें मान लीजिए दो चार चीजें डली हैं, कुछ में फिटकरी होती है, कोई भी चीज होती है, वो मुंह में रही नहीं, बेरली 1-1.5 मिनट के लिए रही। तो तरीका ये होता है ब्रश करने का कि हमने ब्रश करा, जो भी थूकना वगैरह है हमने थूक दिया, उसके बाद आप थोड़ी देर मुंह में पानी ना डालें, 5-10 मिनट। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम होके आ जाइए, सो दैट उसमें जो भी अंश है मेडिसिन का, किसी में आयुर्वेदिक होता है, कुछ में फिटकरी भी होती है, जैसे मसूड़े से खून आने में फिटकरी का बहुत अच्छा रोल होता है। तो वो मसूड़ा आपका स्पंज जैसा कुछ कुछ उस पेस्ट का मेडिसिन सोख लेता है। फिर आप 5 मिनट बाद जब कुल्ला करते हैं तो आपका वही टूथपेस्ट बेटर रिजल्ट देता है आपको। सेम चीज माउथ वॉश के साथ भी है। हमने पेस्ट करा, अब पेस्ट एक लेयर बनाता है, फिर हम माउथ वॉश कर लेते हैं, माउथ वॉश उस लेयर को वॉश करके अपना लेयर बनाने की कोशिश करता है। तो ना ये काम करता है ना वो काम करता है। टूथपेस्ट और माउथ वॉश के बीच कोशिश करनी चाहिए कि आधा घंटा का डिफरेंस जरूर हो। आसान भाषा में हम लोग पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप टूथपेस्ट खाने मतलब सुबह तो करते ही हैं, रात को भी करते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद माउथ वॉश करें, कोई पानी न मिलाएं, गार्गल करने के बाद थूक लें और 10-15 मिनट बासी मुंह रहे, मतलब कोई पानी वानी ना जाए, कुछ भी आप कुल्ला उल्ला। माउथ वॉश की बात कर रहे हैं जी। तो आजकल एक मतलब माउथ वॉश इम्पोर्टेंट बन गई है, या फिर उसको अगर ना यूज करें तो फिर नॉर्मल पानी से भी कुल्ला करते हैं तो फिर वो चलता है? सर मुझे लगता है कि आप नॉर्मल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। है ना, मान लीजिए अगर मेरी मेरी ओरल हेल्थ अच्छी है तो मुझे जनरल पानी से अगर आपका कुल्ला करके आप अच्छी हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप 2 बार नहीं ब्रश कर पाते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और शायद टाइम कम आता है आपको, आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मतलब आई डोंट नो, लोग शायद अग्री नहीं करेंगे, बट डेंटल ट्रीटमेंट इन इंडिया एटलीस्ट 10 गुना सस्ती है यूएस से। अगर एक रूट कनाल ट्रीटमेंट 2000 से 5000 रुपए की होती है इंडिया में, तो यूएस में उसका दाम 1 लाख रुपए से ऊपर होता है। तो बिकॉज ये इतना डिफरेंस है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूड भी है डेंटल ट्रीटमेंट। अच्छे डेंटिस्ट महंगे कहलाते हैं और सस्ते को ही आप कहें कि हाँ ये सस्ता है इसलिए ये अच्छा है, ये सही क्राइटेरिया नहीं है। वैल्यू वाली चीज होती है, ये सर्विस प्रोवाइडर की चीज है। खैर ये टॉपिक बहुत अलग है। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि माउथ वॉश का क्या रोल है, तो बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट इतना महंगा है यूएस में, तो वहाँ पे सबको ब्रश और फ्लॉस दोनों की हिदायत दी जाती है। तो फ्लॉस होता है कोई भी तरीका जिससे आप दांतों के बीच में साफ कर पाए। आपका टूथब्रश ये काम नहीं कर सकता है, तो ये काम आपका फ्लॉस करता है। फ्लॉस एक धागे के फॉर्म में आता है, कुछ लोग टूथपिक भी यूज करते हैं, वो सही तरीका नहीं है हालांकि। और अभी के टाइम में एक मशीन आती है, उसको वाटर फ्लॉसर कहते हैं। वो एक छोटा सा आप
पिचकारी कह लें आम भाषा में, उसमें ये होता है कि आपने 1 कप पानी डाला, एक ढक्कन आप माउथवॉश डालते हैं और जैसे हम ब्रश घुमाते हैं पूरे मुंह में वॉश बेसिन के आगे, आप एक वाटर फ्लॉसर लेके पूरे दांतों के बीच घुमा ले। वो क्या करता है, एक स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे पानी फ्लश करता है आपके दांतों के बीच में। ये पार्ट मुझे लगता है कि अगर करे, मतलब मैं अगर हर कोई एक यंग एज से अगर वाटर फ्लॉसिंग करते हैं तो अगर आपको आपके लाइफ टाइम में 10 बार कैविटी होनी है तो आपको शायद 1 से 2 बार होगी। ओके, अभी जो आप फ्लॉस की बात कर रहे हैं, फ्लॉस बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे मतलब जनरली लोग नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे, और खासकर हमारे बिहार में लोग नहीं करते। बट बहुत लोग के कहना ये भी है कि अगर फ्लॉस कर रहे हैं तो उनके जो दांतों से ब्लीडिंग भी आ जाती है। तो राइट वे क्या है फ्लॉस करने का? जो एक छोटी सी पिचकारी है, ऐसी जैसे ये ब्रश है, हाँ। इसी से थोड़ा चौड़ा होता है और यहाँ आगे एक टिप होती है, टिप से पानी फोर्स में निकलता है। ओके। तो आपका वो धागा वाला पार्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि वो ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव है, आपका कभी इधर टेढ़ा हुआ उधर टेढ़ा हुआ। वाटर फ्लॉसर के साथ ये चीजें नहीं है। वाटर फ्लॉसर में सबसे कम स्पीड से आप शुरू करते हैं, उसको मसूड़े के पास लगा के आपको बस एक बटन दबाना है और वो पानी ऐसे फोर्स करेगा। अब ये अगर मेरा हाथ है और यहाँ फोर्स कर रहा है तो जो भी गंदगी यहाँ जमी होगी वो उसको क्लीन करता जाएगा। ऐसे आप करके घुमाएंगे और बेयरली 30 सेकंड से 1 मिनट का ये टोटल टाइम है, इतने में ही ये चीज कंप्लीट हो जाती है। धागे वाले फ्लॉस में ये दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो धागा अगर आप ज्यादा खींच दें तो पतला हो जाता है, फिर वो उसके रेशे से आपका मसूड़ा कट हो सकता है। ओके, फ्लॉस जो करते हैं उससे दांतों में गैप भी आती है? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल नहीं। तो ये मिथ है जी। ओके। अभी जो एक चीज हम काफी आगे बढ़े हैं, जो टूथपेस्ट होता है हमारा, उसमें से क्या इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए जिससे लोग वो देख के और फिर वो चीज टूथपेस्ट अपना कैरी करें? सबसे बेसिक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि आपका टूथपेस्ट स्मूथ होना चाहिए। जैसे कुछ टूथपेस्ट होता है इसमें नमक है, बालू है, चारकोल है, गलत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि आपका टूथपेस्ट स्मूथ होना चाहिए। तो पीपीएम जो होता है वो उसका देख के, जो मतलब जितना स्मूथ टूथपेस्ट होगा उतना आपके दांतों को नुकसान नहीं करेगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसके ग्रेन्यूल्स छोटे हों, मतलब उसके दाने जो है दरदरा ना हो। अगर वो दरदरा होगा तो आपका दांत को वो रफ करेगा, बस इतना ही। ओके, हम लोग ब्रश की बात कर रहे थे पिछले टाइम में, तो जो ब्रश होती है, जो उसकी वो साफ करने की जो आगे वाली हिस्सा होती है, वो काफी ब्रश में हार्ड रहती है और काफी ब्रश में भी सॉफ्ट भी आती है। तो बेस्ट वे कौन होता है? आइडियली आप सॉफ्ट यूज कर सकते हैं, बट वही है कि सॉफ्ट ब्रश और हार्ड ब्रशिंग भी एक खराब कॉम्बिनेशन है। टेक्निक भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर हल्के हाथ से ब्रश कर रहे हैं और आपका ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट वाला नहीं, ठीक ठीक भी है बीच बीच का, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आप अपना फोर्स ना कर रहे हो दांत। ओके, अभी हम लोग को जो दांत में पेन भी होती है, बहुत सारे लोग दर्द से परेशान रहते हैं एकदम, अलग अलग टाइप के, जैसे सेंसोडाइन बता रहे थे, सेंसोडाइन भी यूज करते हैं, तो उस पेन में रिलीफ करता है या फिर उसकी कुछ और भी चीजें होती है? सेंसोडाइन का पेन रिलीफ से कोई रिलेशन नहीं है, सेंसेशन से है। बेसिकली क्या होता है कि जो बाहरी परत जब दांत की घिस जाती है, जिसको इनेमल बोलते हैं, वो परत घिसने के बाद अंदरूनी परत इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और उसमें जब भी कुछ गर्म या ठंडा लगता है तो वो सिहरन बनती है। जो भी टूथपेस्ट सेंसिटिविटी टूथपेस्ट है वो उस सिहरन को कम करते हैं वहां पे एक परत बना के। ओके, डेंटल जो पेन है उसमें किस किस चीज को हमें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो डेंटिस्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए और दूसरी चीज ये कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप आपके डेंटिस्ट, नियरेस्ट डेंटिस्ट को मिले और रीजन जाने क्या अवॉइड करना चाहिए। जिस साइड से पेन है, आप अगर ठंडा खाने में आपको तकलीफ है, आप नेचुरली नहीं खा पाएंगे, बट अगर कोई भी ट्रीटमेंट भी कराया है आपने या आपको लग रहा है कि इधर मुझे पेन है, तो उधर हाथ लगा के बार बार चेक ना करें कि हाँ मुझे ठीक हुआ कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं। जैसे अगर हाथ में चोट आती है तो हम बैंडेज कर सकते हैं, मुंह में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए
बार बार जबरदस्ती चेक करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ठीक हुआ कि नहीं। कई अब चूंकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी टाइम से, तो ये भी देखने आता है कि पेशेंट की एक विजिट हो गई, एक दो विजिट और बाकी है, और उनको बोला कि इधर से नहीं खाना है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन एक दो बार ठीक हो जाने के बाद उनको कहेंगे कि अरे अभी तो टाइम था आने में, तो हमने एक दिन इधर से जोर जोर से चबा के देखा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज ये चीज ना करें। इस चक्कर में कई बार दांत टूट जाता है और फिर आपका ट्रीटमेंट कराया हुआ बेकार हो जाता है, और वो टूथ शायद रिमूव करने की भी नौबत आ जाती है। एक्चुअली हमारी दांतों से ब्लीडिंग भी होती है, हम्म। तो वो हार्ड ब्रशेस के कारण होती है या फिर कुछ रीजन और भी होते हैं जिसके कारण वो होती है? दो रीजन है, एक तो हार्ड ब्रशिंग है ही, हाँ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं हार्ड ब्रशिंग करके अपने मसूड़े को चोट पहुंचा रहे हैं। बट इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है, डिजीज नहीं बोलते हैं इसको, कंडीशन बोलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस, आम भाषा में पायरिया बोलते हैं दांत का। होता ये है कि अगर ये मेरा दांत है और ये मेरा मसूड़ा है, तो मसूड़े और दांत चिपके रहते हैं। लास्ट जो पॉइंट है जहाँ पे जुड़ता है ये, उस पॉइंट पे एक पॉकेट होता है पतला सा, उसमें जब गंदगी जमने लगती है तो वो सूजन क्रिएट करती है, जिसको आम भाषा में पायरिया बोलते हैं या पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। इस टर्मिनोलॉजी का जो है यूज करके आप ब्लीडिंग गम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें यही होता है कि वहां पे अब एक जो हल्का सा एक गैप है, वो धीरे धीरे बढ़ के वो एक पॉकेट जैसा बन जाता है, जैसे शर्ट में पॉकेट होती है वैसे, और उसमें गंदगी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो धीरे धीरे आपके टूथ लूज होते जाएंगे और इसके चलते वहां पे सूजन आते जाएगी, जिससे मसूड़े में सूजन आती है, आप जो कह रहे हैं वो। ओके, हमारे बिहार में एक कल्चर है लोगों को खैनी खाने की, वो डैमेज करती है पूरे गम्स को और टीथ को। बिल्कुल करती है। तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए या फिर जो खाते आ रहे हैं वो फिर वो उनको छूटना चाहिए नहीं? अवॉइड तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। मतलब ओरल कैंसर्स का वन ऑफ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट रीजन तंबाकू खाना है। जी। ओके, बैड ब्रीदिंग की भी बात होती है बहुत सारे लोगों की जो जिसके ब्रीदिंग मतलब वो बदबू करता है, वो उसको नहीं पता चलता है, सामने वालों को पता चलता है कि हाँ उसके मुंह से बदबू आ रही है। तो क्या रीजन होती है बदबू आने के मेनली? बैड ब्रेथ मेरे देखने से एज अ डेंटल सर्जन मुझे लगता है कि तीन मेजर रीजंस होते हैं, जिसमें से दो का कारण हमारा मुंह होता है और तीसरा का कारण हमारा बॉडी होता है। Okay. सबसे पहले मुंह वाला बताएंगे। जैसे अगर कोई ये करते हैं, कोई अगर तंबाकू खाते हैं या फिर किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है, तो इन दोनों में आपके मसूड़ों में सूजन होती है। सूजन होने के बाद जैसे मैंने बताया पॉकेट फॉर्म होता है। अब वो पॉकेट में गंदगी भरती है और मुंह में जो पानी होता है उसमें कैल्शियम भी होता है। वो पानी का कैल्शियम प्लस आपकी गंदगी जम के एक कीचड़ जैसा बन जाता है जो सेट होने लगता है। इसको आम भाषा में टार्टर बोलते हैं, और बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। दांतों स्पेशली नीचे जीभ के साइड दांतों में पीला पीला जमा हुआ दिखता है। हाँ। तो ये जो है ये टार्टर होता है। तो जब ये बनने लगता है तो ये सूजन का कारण होता है, और यही कारण स्मेल का भी होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है। भले ही ये कोई पेन ना करे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कैविटीज जो मुंह में होते हैं। आज एक छोटी कैविटी जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, वो बड़ी जब हो जाती है तो उसमें खाने का अंश कुछ कुछ फंसा रहता है, और वो वही काम करता है जो एक टोकरी में सड़ा हुआ फल करता है, जो थोड़ी थोड़ी स्मेल देने लगता है। ये तो हो गई दो चीज मुंह की। तीसरा रीजन होता है हमारे पेट की बहुत सारी समस्याओं के कारण हमारे मुंह का भी स्मेल आने का शिकायत होता है। जैसे कि जिसको भी एसिडिटी होती है, वो जब रात को लेटते हैं स्पेशली सोने टाइम, तो जो एसिड है वो गले से आराम से ऊपर की ओर आता है, और बहुत लोग को गले में जिसको जलन होती है वो एसिडिटी का भी एक फॉर्म होता है कि आपके मुंह से स्मेल आती है। इस टर्म को GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिस्ट्रेस या डिसऑर्डर। तो इसका ये भी एक बहुत मेजर कारण है।
तो कभी भी कोई पेशेंट्स आते हैं जिनमें देख के नहीं लगता है कि हाँ इनमें मसूड़े की कोई प्रॉब्लम है, तो हम हमेशा पूछते हैं कि आपको पेट में कोई शिकायत है या तो ये कॉन्स्टिपेशन की या फिर आपको एसिडिटी की इशू है। अगर है तो उसके लिए आप जरूर उसके स्पेशलिस्ट से मिलें और उसका भी ट्रीटमेंट साथ में कराएं। यानी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से भी बैड ब्रीदिंग होती है? बिल्कुल होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला आपका, आप जब खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन मुंह से शुरू होता है और पूरी बॉडी का वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट यही है। तो यहाँ से जब शुरू होता है तो आपका कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं है रिलेटेड। अगर आप खाना अच्छे से नहीं चू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे। बात करते हैं हेल्दी मसूड़ों की। ठीक है। तो आपके हिसाब से हेल्दी मसूड़े किस टाइप के होते हैं? मतलब बहुत सारे लोगों को होता है कि जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे थोड़ी काली काली टाइप कि आप जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हाँ। ये आप लुक की बात कर रहे हैं। हाँ। हेल्दी होना और अच्छा दिखना अलग अलग चीजें हैं। Okay. मेरा जो मतलब समझ है वो बता रहा हूँ। हेल्दी मसूड़ों का मतलब होता है मसूड़े जिसमें से कोई खून ना आए, कभी आपको सूजन ना हो। एक आध दो बार सबको होती है, आप कभी साग खाएं कभी नॉनवेज खाएं, थोड़ा बहुत फंस रहा है, वो क्लीन हो जा रहा है, वो रूटीन है। Okay. बट हेल्दी का मतलब होता है कि नॉन ब्लीडिंग, अच्छे गम्स, टीथ क्लीन होने चाहिए। अब आपने जो कही ब्लैक की बात, तो जैसे हमारा स्किन कलर होता है वैसे ही हमारे टूथ का भी कलर होता है। गांव में कि कोई बालू से ही ब्रश कर रहा है और उसके दांत आप देखेंगे मोती जैसे चमकते हैं। हाँ। किसी के नहीं चमकते हैं। तो टीथ का कलर स्किन कलर जैसा ही होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। आप उसको ठीक कराना चाहें और वाइट कराना चाहें, उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वैसे ही मसूड़े का कलर, मसूड़े पे ब्लैक दाग जो होता है वो पिगमेंटेशन होती है। जैसे स्किन में पिगमेंटेशन होती है वैसे मसूड़ों में होती है। तो वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो एज के साथ चेंज भी होती है, मतलब कम ज्यादा होती है। बहुत लोग को शुरू में गम्स उनके बहुत पिंक होते हैं और बाद में थोड़े डल हो जाते हैं। तो ये लोगों का मानना यही है कि मुझे लगता है एक मिथ फैली हुई है कि जो मसूड़े होते हैं वो थोड़ी पिंक टाइप में हो, रेडिश टाइप में हो, तो वही हेल्दी मानी जाती है। कलर बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे अगर आपका नॉर्मल मसूड़े का कलर अगर थ्रू आउट इवन है, एक जैसा है, तो आई थिंक वो नॉर्मल है। अब मान लीजिए पूरा मसूड़ा है जहाँ भी, और जहाँ पे दांत के पास जो लेयर है वहां वहां रेड है, तो वो सूजन का पहला साइन होता है। Okay. तो पिंक हमेशा अच्छा नहीं होता है। कंपेयर हमेशा जनरल से करें, है ना। मान लीजिए मेरा ये दांत में दर्द है, लेकिन इतना नहीं कि हमको डॉक्टर के पास जाना हो, ऐसा हमको लगता है, तो हमेशा कंपेयर दूसरे वाले नॉर्मल वाले से करते हैं, है ना। तो उस तरह ही आपका जनरल मसूड़े के कलर से कोई एक पार्ट मसूड़ा का अगर अलग है तो आप उसके लिए ज्यादा वरीड हो। बट जो पिगमेंटेशन होती है, काला दाग धब्बा होता है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी वरीड हैं तो आप एक बार जरूर अपने डेंटिस्ट से सलाह लें। और ये करेक्ट हो सकता है, बट ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, ये मतलब कॉस्मेटिक ऑप्शनल ट्रीटमेंट है। आपको चाहिए इसलिए ये किया जा रहा है, इसके बिना आप कोई बीमार नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। Okay. अभी बात करते हैं प्री कैंसर कंडीशंस की। वो क्या प्री होती है? कैंसरस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जिनको आप बीमारी नहीं बोल सकते हैं। Okay. लेकिन जिनको भी वो कंडीशंस हैं उनको कैंसर होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सिम्टम क्या होती है इसकी? सिम्टम बहुत सारे होते हैं। एरिथ्रोप्लेकिया, लाइकोप्लेकिया, लाइकन प्लेरेंस, अलग अलग नाम है। बेसिकली आपके मसूड़ों में या आपके गाल के जो मस्कुलेचर है, जो वहाँ के गाल के मांसपेशी हैं, उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा सेवन करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि उनका मुंह कम खुलता है या गाल में अंदर टाइट फील आता है। तो जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कड़ा है, कुछ जाली जैसा आपको फील होता है। इसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो एक ये सिम्टम है। ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहला सिम्टम जो वो खुद नोटिस करते हैं वो ये होता है कि मुंह खोलना उनका कम होता है। जैसे नॉर्मली कि कोई इंसान मुंह खोलता है तो उसकी 3 से 4 उंगली ऐसे आ करने पे अंदर जानी चाहिए। तो वैसे पेशेंट जो बहुत टाइम से गुटखा का यूज कर रहे हैं उनमें ये चीज धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये एक साइन एंड सिम्टम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का। और भी साइंस होते हैं, जैसे मसूड़े पे कोई ग्रोथ हो या फिर कहीं पे वाइट पैच हो जो ऐसे मतलब नाखून से रगड़ने पे हटे नहीं। बहुत सारी चीजें होती है।
जीभ में भी होती है, कहीं कहीं दिखाई जाती है साइड में या फिर अंदर गले के पास में दाने होते हैं, रेडिश दाने होते हैं, वो जी। भी ये सिम्टम है? गले के पास में जो दाने होते हैं, ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि अपने टॉन्सिल जो होते हैं हमारे गले में, उसको लेके अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली वो जीभ पे ही होती है। वो जीभ का एक्सटेंशन होता है, पीछे एक टेस्ट बड भी होता है, पीछे कुछ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जहाँ से हमारा कुछ मतलब लार वगैरह निकलता है। तो ये अगेन, ये खुद से देख के और सिर्फ आप इंटरनेट पे सर्च करके एक कंक्लूजन पे ना पहुंचे, हमेशा एक स्पेशलिस्ट से मिलें इसके लिए। क्योंकि कई बार मतलब मेरे देखने से ऐसा कई बार हुआ है कि कोई पेशेंट जिनके टॉन्सिल में प्रॉब्लम थी और वहाँ पे टॉन्सिल थोड़ा बढ़ जाता है जो हम आम भाषा में कहते हैं, उसको लेके पेशेंट कहते हैं कि मेरे गले में पस हो गया है, और काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो सही ओपिनियन मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इंटरनेट के भरोसे ना रहें। हाँ जी। ओके। इसमें जो प्री कैंसर कंडीशन होती है, इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट है? परमानेंट ट्रीटमेंट है, बट ये स्टेज डिपेंडेंट होती है, और ये सिर्फ ट्रीटमेंट बेस्ड नहीं होती है। सबसे पहला तो स्टॉपेज ऑफ हैबिट होती है। आप हैबिट स्टॉप करेंगे, फिर आपके खान पान में उतनी चेंज आएगी और आप खुद को उस तरह मेंटेन करते हैं, तो बहुत केसेस में ये ठीक हो जाता है। कई केसेस में ये उतने पे ही रह जाता है। प्री कैंसरस कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज की अश्योरिटी है कि हाँ अब इनको कैंसर होना ही होना है, ये चीज नहीं है। ओके, अगर मान ले किसी को माउथ कैंसर हो गया, कहीं पे भी हो, टंग में हो या चिक में हो या फिर मसूड़ों में हो, कहीं पे भी हो, तो उसकी जो परमानेंट इलाज करनी होती है, फिर उसको क्या कैसे इलाज करना? सबसे अगर कोई एक लीजन है तो उसको कट किया जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी उसकी बायोप्सी होती है, और जो भी रिलेटेड टेस्ट है उसके साथ साथ रेडियोथेरेपी, या अगर सिवियर है तो कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। कितने टाइम लगते हैं इसको एक्चुअली टेस्ट करने में कि पता चल रहा है कि हाँ आज टेस्ट किए तो इतने टाइम में मतलब मुझे पता चलेगा कि बायोप्सी का रिजल्ट नॉर्मली 1 वीक टू 10 डेज में आ जाता है। अगर बायोप्सी होती है, कंक्लूसिव टेस्ट बायोप्सी से ही आती है। इन मोस्ट केसेस बहुत डीप है, अगर कोई जीभ के बहुत अंदर है लीजन, तो मतलब उसके लिए फिर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन केस, और उस हिसाब से फिर बायोप्सी या एफएनएसी की ज़रूरत पड़ती है। एफएनएसी आम भाषा में एक सिरिंज से, अगर कोई जीभ के अंदर बहुत कोई गिल्टी है तो उसका कुछ हिस्सा हम निकालते हैं एफएनएसी के माध्यम से, वो भी किया। कैंसर होती है ओनली तंबाकू या स्मोकिंग करने से होती है या फिर और भी रीजन? कैंसर का एक बेसिक मतलब होता है, कोई भी सेल अगर ज़रूरत से ज़्यादा बनती है और अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ते जाती है तो वो कैंसर होती है। तो ये दोनों मतलब ये दोनों रीजंस हैं जिनसे ये ज़्यादा होती है। बट यही रीजंस हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो आज तक जिनको कोई हैबिट नहीं है और उनको भी ऐसे कैंसर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे एक एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी नॉलेज अभी भी बहुत सारी बाकी है कि हाँ, अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करता है फिर भी उसको ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, ये चीज़ अभी भी है, और इसका बहुत कंक्रीट आंसर हमारे पास नहीं। जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है वो प्री कैंसर कंडीशन में ही ट्रीटमेंट हो प्री पाता है कैंसरस या फिर फाइनल होने के बाद पूरा कंफर्म प्री होने के बाद भी होता है? कैंसरस जो कंडीशन या लीजन होता है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कैंसर है। ओके। ये कुछ कुछ साइंस हैं जो आगे चल के कैंसर हो सकती हैं। तो इस स्टेज पे अगर इसकी रोकथाम कर दी जाए या ट्रीटमेंट कर दी जाए तो कई बार ये यहीं रुक जाता है, या अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बैक भी हो जाता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको प्री कैंसरस कंडीशन या लीजन है तो आपको कैंसर भी होगा ही होगा। जो गम रिसेशन प्रॉब्लम्स होती है वो क्यों होती है? गम रिसेशन प्रॉब्लम सबसे पहले जो दांत का पायरिया होता है उसके चलते होती है। दूसरा होता है, एक और टर्म होता है, टीएफओ बोलते हैं हमारी भाषा में, ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन। बट आम भाषा में मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और नीचे के आगे के दांत ऊपर टच होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब फोर्स लगता है उनपे, तो कई बार यहाँ के मसूड़े नीचे जाते हैं। ये दो मेजर रीजंस होते हैं। जी। ओके, तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या ट्रीटमेंट है इसका?
वो अगर आप कहें तो सबसे पहले अगर सिर्फ एक या दो दांत है तो उसका सेलेक्टिव हम उसको करेक्शन कर देते हैं, उस दांत को जो पार्ट टच हो रहा है उसको करेक्ट कर देते हैं। बट अगर ये एक जनरल प्रॉब्लम है तो जो दांतों में पिन लगाना, तार लगाना या ब्रेसेस लगाना बोलते हैं, उससे भी की जाती है। जो हमारी ये टीथ ब्रेसलेट्स होती है तो वो ज़्यादा पेनफुल होती है? ब्रेसेस हाँ, बिल्कुल नहीं, वो पेनफुल नहीं होती है। बिल्कुल पेनफुल नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो फर्स्ट वीक जो वायर वगैरह यूज होती है वो जब लगाते हैं तो आप ऐसे समझ लें कि आपको टाइटनेस फील होती है। Okay. और वो टाइटनेस परसीव करते हैं हम पेन जैसा, जो कि हफ्ते 10 दिन, क्योंकि आपका टूथ अभी मतलब जैसे भी ऊपर वाले ने बनाया है उस फॉर्म में है। जब आप उसको एक मतलब आप उसको डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं तो इनिशियली थोड़ा सा वो रेजिस्ट करता है, उसी चीज के लिए आपको वो डिस्कम्फर्ट होता है जो थोड़े टाइम बाद सही हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पेन होते हैं। पेन नहीं बोलेंगे सर, डिस्कम्फर्ट गलत Okay. वर्ड है। पेन वो पेन पेन मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आपको गोली खानी पड़े, 100 में 5 लोगों मेरे लोग एक ही जानने वैसे वाले होते हैं जी। जिनको वो ब्रेसेस हुए लगाए गए थे, उनका कहना था कि उससे बहुत ज़्यादा पेन होती थी जो वो कराया। अब सर पता नहीं तो कहाँ कराया वो मुझे नहीं पता, जी, बट कहाँ उनको पेन कराया हुआ था। वो अपना ये है। हाँ। बट अगेन उनका केस क्या है ये नहीं बोल सकते हम, उनके करने वाले डॉक्टर कौन थे, किस तरह का ट्रीटमेंट था, कि क्या नीड था, ये नहीं पता है। ये वही बात होती है कि अगर मैं आपको ये मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ और मैं आपको दे दूं तो इंस्ट्रूमेंट वही रहा, Okay. चेंज हुआ स्किल फैक्टर, है ना। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट या ट्रीटमेंट बेस्ड चीज नहीं है, स्किल बेस्ड चीज भी है। यहीं पे सर्विस प्रोवाइडर जनरल जो वर्किंग कैपेसिटी है उससे अलग हो जाते हैं। तो ये आपके डेंटिस्ट की क्वालिफिकेशन, उनका स्किल जो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन किया है, उनकी स्पेशलिटी, उनके वे ऑफ वर्किंग पे भी डिपेंड करता है और पेशेंट की बेयरिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। Okay. तो अगर किसी पेशेंट को ऐसा हुआ है उनके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है जी। जो इनविजिबल ब्रेसेस होती हैं जी वो ज़्यादा बेहतर होती है या फिर जो डेंटल ब्रेसेस होती है तारों वाली वो ज़्यादा बेहतर होती है? सर ये डिबेट थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, बट मेरे मानने में अगर आप इनविजिबल ब्रेसेस कराते हैं तो उसमें जो सबसे प्रीमियम वंस हैं वो कराने चाहिए। Okay. क्योंकि आपका ट्रीटमेंट एक मशीन डिसाइड कर रही है और आउटकम आप आपके डेंटिस्ट से मांग रहे हैं। इनविजिबल ब्रेसेस में कहीं कोई नुकसान नहीं है, बट अगर मुझे खुद कराना हो खुद के लिए ब्रेसेस तो मैं नॉर्मल ब्रेसेस कराऊंगा। उसका रीजन ये है कि जो भी मेरा डॉक्टर होगा, अब खुद का ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, तो जो भी डॉक्टर होगा आप उनसे महीने 1.5 महीने में एक बार मिलते हैं तो आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है। नॉर्मल केसेस में इनविजिबल ब्रेसेस में आपको एक सेट दे दिया जाता है जो आपको यूज करना है, तो आपकी कंप्लायंस मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। मान लो आपको दे दिया कि हाँ 1 साल तक हर 15-15 दिन पे बदल बदल के आप पहनना, तो मैं तो देखने नहीं जा रहा कि आप पहन रहे हैं कि नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर आप नहीं पहन रहे हैं और आके आप बोलेंगे मेरा सही नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल वे होना चाहिए। अगर इनविजिबल ब्रेसेस आप मान लीजिए ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या आप ऐसे फील्ड में जैसे अगर कोई मॉडलिंग वगैरह में वो नहीं कर पाते हैं तो अंडरस्टैंडेबल है, बट ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मेरा ओपिनियन हमेशा होगा कि आप नॉर्मल ब्रेसेस कराएं। इनविजिबल ब्रेसेस बहुत प्रीमियम अगर आप जाते हैं तो आपको ये फायदा मिलता है कि आप आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो एक डेंटिस्ट आपको अलॉट होता है, वो आपको हर मतलब कुछ कुछ टाइम पे आपको कहीं ना कहीं थ्रू आउट इंडिया या आप जहाँ भी ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पे आपको मीट करके आपको फॉलोअप्स देनी होती है। उस तरह की सर्विस अगर हो तो आप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि नॉर्मल ब्रेसेस जो होती हैं सेम वैसे ही काम ये भी करती है इनविजिबल जो ब्रेसेस होती है? मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे आज आप फोन से ऑर्डर करेंगे तो कोई आएगा, आपका मेजरमेंट लेके चला जाएगा और आपको ब्रेसेस भेज देगा। अब आप 6 महीने आप यूज कर रहे हैं, बट 6 महीने में आपका ट्रीटमेंट देख कौन रहा है?
वही बात फिर आपने डॉक्टर वाला एंगल हटा दिया ना, हटा दिया। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके और कंपनी के बीच में रह गई, जिस कंपनी से आपने ऑर्डर करा। अब आपकी कंपनी, आपका ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, आप किसको पकड़ोगे? किसको नहीं। आप कस्टमर केयर से बात करोगे ना। हाँ हाँ भाई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हेल्थ की आप किसी को दे रहे हो जिससे आप मिल भी नहीं रहे हो, आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, कोई एक इंडिविजुअल से तो नहीं कर रहे हो। नहीं। तो इसलिए फर्क पड़ जाता है सर। अगर आप अच्छी कंपनीज लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अरेंज करके देते हैं कि दिस इज योर पर्सन, योर जिससे आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फर्क आता है। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी है कि वो काम नहीं करती मेरे हिसाब से, मतलब उनके हिसाब नहीं, से बिल्कुल करती है, उनके हिसाब से करना है कि वो काम बिल्कुल नहीं करती है, बट अगेन मतलब मेरा मानना है कि इसमें पेशेंट कंप्लायंस ज्यादा है। अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो आपको कोई देखने नहीं आ रहा। उनमें एक और है मेरे जो एक पहचान के हैं एसबीआई बैंक के मैनेजर लेडीज, उन वो लगभग 6 महीने से ज़्यादा यूज की थी इनविजिबल ब्रेसेस। उनका कहना है कि मैंने लगातार यूज किया बट कोई इसे मेजर फर्क नहीं दिखा मुझे। एज क्या है सर? एज उनकी लगभग वही 35 या 40 होगी। सर 35-40 के बाद जो ब्रेसेस हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं, ओके। किसी के भी ब्रेसेस हो। हम्म। और जो अलाइनर्स है वो ऐसे भी थोड़ा उनका ट्रीटमेंट, मतलब उनका टूथ मूव करते हैं ना, हाँ हाँ ब्रेसेस हाँ में हाँ। यही तो करते हैं। तो एज एज बढ़ती है ब्रेसेस के लिए जो समय लगता है वो बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने आपको बोला कि आपको 1.5 साल की ट्रीटमेंट करानी है, तो 1 साल 3 महीने तक आपका रिजल्ट आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ है, और हाँ। लास्ट 3 महीने में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। तो हमेशा एज अ डॉक्टर मेरा ये रोल होता है कि आपको सबसे पहले बताऊं कि मिड ट्रीटमेंट में आप ये नहीं कहना कि हाँ मेरा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जब ट्रीटमेंट एंड होगा तभी आई विल प्रॉमिस यू कि हाँ ये रिजल्ट अब आप देखिए। ओके, इसमें एज भी फैक्टर होती है? एज फैक्टर होती है, क्योंकि जो हमारी हड्डी होती है जबड़े की, वो धीरे धीरे मतलब सॉलिडिफाई होते जाती है, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। इसलिए आइडियली आफ्टर 40 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा ब्रेसेस करना। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट स्लो हो जाता है। ओके। आजकल बहुत लोगों का शौक है टीथ वाइटनिंग का, ये कंपलसरी पेशेंट के लिए करते पीयर हैं? प्रेशर में करते हैं बहुत लोग की डिमांड होती है। डिमांड है। अब अपनी अपनी चॉइस है। अगेन ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, जिसकी जिसकी चॉइस हो। टीथ वाइटनिंग जो है वो हर 1 से 1.5 साल पे आपको दोबारा कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये कॉस्टली होती है? कॉस्टली का डेफिनेशन पता नहीं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। ब्राइडल कितने का आता है? नॉर्मल वही 100 रुपये के अंडर में आ जाता है। ब्राइडल मेकअप मेकअप वो थोड़े महंगे आते होंगे, तो मुझे आइडिया भी नहीं है मुझे। वही कह रहा हूँ, मेकअप का डेफिनेशन क्या है ब्राइडल मेकअप का? यहाँ के लिए 10,000 महंगा है, दिल्ली के लिए 50,000 भी नहीं है। नहीं है कुछ है। तो ये अगेन कॉस्टिंग एक ऐसी चीज होती है जो आपके डेंटिस्ट के क्वालिटी, उनके एक्सपीरियंस और उनके स्किल पे डिपेंड करती है। Okay. तो ये महंगी है या नहीं, मेरे ओपिनियन में नहीं है। हो सकता है अगर कोई पेशेंट आए और उनको क्या डिमांड है उस हिसाब से हम क्या दे पाएंगे, उनको महंगी लगे या नहीं लगे ये सब्जेक्टिव है, बट हाँ। ओके, तो हम जो नॉर्मल हमारी दांतों की कलर होती है वो हल्का येलोइश होती है ना? डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। गांव वालों में बहुत वाइट होती है, मेरे दांत खुद के थोड़े येलो हैं। हाँ, क्योंकि मेरे दांत भी थोड़ी सी येलोइश टाइप के ये हैं। नेचुरल कलर हाँ, है। नेचुरल कलर उसपे ब्लैक स्टेन्स होती है, वो अलग चीज है, बट हाँ नेचुरल जो शेड है, मेन शेड, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोग टाइम दिए, इतना इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ बना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।